अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। इनफ इज इनफ और अब मजीद कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाइयों को खूब सराहा, जिसमें दहशत गर्दों की खल्लात ऑपरेशन को नाकाम बनाया गया। जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बलूचिस्तान में 12 फितना अल खवारिज को जहन्नुम वासिल करके उनके एक साथी को भी हिरासत में लिया गया और स्पेन बोल्दक पर भी भरपूर कार्रवाई की गई, उनको भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बलूचिस्तान में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस होने वाले इन दहशत गर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ तखरीब कारी करने वाले अनासिर पहले खुद कार्रवाई करते हैं और बदअमनी फैलाते हैं और उसके बाद इल्जाम आयद कर देते हैं पाकिस्तान पर कि बैनुल अक़वामी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान खुद है। तो ये इस तरह तो नहीं चलेगा कि आप बात कोई और करें और कार्रवाई आप रहे हो। इन तमाम मामलात पर तफसीली तौर पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम बलूचिस्तान हमजा शफकात साहब और मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी हमजा शफकात साहब आपसे, क्योंकि ये कल्लात वाला जो इंसिडेंट है आप खुद वहाँ बलूचिस्तान में मौजूद हैं। मुझे बताएं, आए रोज़ दहशत गर्दी के वाक़यात, फितना अल हिंदुस्तान, फितना अल खवारिज का गढ़ बनता जा रहा था यहाँ बलूचिस्तान और KP में, लेकिन पाक फ़ौज ने भरपूर कार्रवाइयाँ की और अगर हम CM बलूचिस्तान की बात करें तो वो भी पुरअज़्म हैं इस जगह को पुरअमन बनाने के लिए, इस सूबे को पुरअमन बनाने के लिए। मुझे बताएं ताज़ा तरीन वहाँ की सूरत हाल क्या है, क्या आपकी प्लानिंग है अमन को कायम करने के लिए? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सही फरमाया है कि हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और साथ ही साथ जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो बिल्कुल एक पेज पे हैं और वो जहाँ पर भी इतला मिलती है, जहाँ पर भी इंटेलिजेंस हमें मिलती है कि किसी किस्म की इंटरवेंशन हो रही है, चाहे वो FAK की तरफ से हो चाहे वो FAH की तरफ से हो, उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाता है। सिर्फ 2025 के अंदर मोर देन 600 सच टेररिस्ट हैव बीन एलिमिनेटेड। जहाँ जहाँ उन्होंने कोशिश की, अटैक करने की कोशिश की, पाकिस्तान आर्मी ने, हमारी FC ने, हमारी पुलिस लेडीज ने फुली रिटेलिएट किया और इनको वासिल जहन्नुम किया। इस टाइम पर सूबा जो है, जैसे कि पूरी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत चल रही है, उसी के नीचे एक हमारा प्रोविंशियल एक्शन प्लान है जिसके तहत सूबे के अंदर काम हो रहा है। और उसमें ये हमारा प्लान ये है कि हम सिर्फ एक पाकिस्तान आर्मी या अपनी सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट को नहीं कह रहे कि वो इन टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लें, बल्कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के थ्रू हम चल रहे हैं, जिसमें होम डिपार्टमेंट के अंदर हमने एक एंटी इलीगल स्पेक्ट्रम सेल बनाया हुआ है जो तमाम इलीगैलिटीज कंडक्ट होती थी, चाहे वो नारकोटिक्स की डोमेन में हो, आर्म्स एंड एम्यूनिशन या स्मगलिंग या इस तरह के जो काम थे, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों वाले काम, उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। साथ ही साथ हमने एक एंटी सबवर्जन सेल भी बनाया जो मॉनिटरिंग करती है कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये जो इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये पेनिट्रेट करती हैं और बच्चों को 14-14, 15-15, इवन 16-16 साल के बच्चों का माइंड वॉश करती हैं, ब्रेन वॉशिंग करती हैं, उनको गलत किस्म के लिटरेचर पढ़ा के, गलत किस्म की बातें करके उनको स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उसके ऊपर भी हम पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कल जो बड़ा हमारा हिस्टोरिक ऑपरेशन हुआ, ये पाकिस्तान आर्मी ने और CTD ने इंतजामिया के साथ मिलके इंटेलिजेंस की एजेंसीज की रिपोर्ट के ऊपर किया, जिसमें ये 12 FAK के टेररिस्ट जो हैं ये बहुत अरसे से कलात के बिल्कुल साथ एक जावी एक नदी सी है, एक नाला सा है, उसके अंदर ये बैठे भी हुए थे, कभी अपनी चेक पोस्ट लगा लेते थे और ऑफ एंड ऑन एम्बुश करते थे। अच्छा। उन तक ये पहुंचे और अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको एलिमिनेट किया गया। अच्छा हमजा शफकात साहब, इनसे भारी मिकदार में असलहा भी बरामद हुआ है, गोला बारूद भी बरामद हुआ है, ज़रा मज़ीद क्लैरिफाई कीजिएगा। फितना अल हिंदुस्तान कहा जा रहा है, इनमें फरारी भी तो शामिल नहीं थे और बिलखुसूस इनका ताल्लुक कहाँ से था, ये कहाँ से आए थे ये 12 दहशतगर्द, और वो जो एक अभी हिरासत में है उसके साथ तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? देखिए वो तो हमने CTD के हवाले कर दिया है, जिससे हमें मजीद क्लूज मिलेंगे कि और कहाँ कहाँ पर इनकी इस तरह के हाइड आउट्स हैं जहाँ पर ये बैठे हुए हैं। इसमें बिल्कुल आपने टर्म इस्तेमाल किया है, ये फरारीज ही हैं। ये बेसिकली यहाँ कर वो बदमाश तबका था या वो जो एस्ट्रे हो गए और वो इंडिया से और ईरान से और अफगानिस्तान से इनको इनडायरेक्टली हैंडलर्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, इनको पैसे दिए जाते हैं, असला फराहम किया जाता है
और यहाँ पर ये पैसे लेके ऑफ एंड ऑन कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं और हर एक्टिविटी के बदले में ये फिर पैसा मांगते हैं। और जो हमारे पास इतलात हैं वो यही है कि अगर आपने एक हैंड ग्रेनेड फेंका है तो उसके बदले में आपको 50,000 मिलेगा, अगर आपने किसी लॉ इन्फोर्समेंट के बंदे को मारा है तो आपको लाखों रुपए में पैसे मिलेंगे, अगर आपने एम्बुश किया तो करोड़ों की मद में आपको पैसे मिलते हैं। और वो इसी तरह होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के बेहेस्ट के ऊपर इस तरह के एक्शन करते हैं। तो ये 12 के 12 सारे वो ही थे। जी सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, कता कलामी की माजरा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये वही हैं जो अपने घरों से भागे हुए हैं और उसके बाद BYC प्लेकार्ड उठाकर निकल आती है कि हमारे लोग गायब हो गए और उन्हें स्टेट ने उठा लिया, उन्हें MI ने उठा लिया। और आखिर में बाद में वो मिलते कहाँ से हैं? वो मिलते हैं हमें इन दहशतगर्द तंजीमों के साथ काम करते हुए। आप उन उस्मान काजी गालिबन उनका नाम था, वो जो यूनिवर्सिटी से पकड़े गए थे प्रोफेसर, तो फिर उसके बाद इसी तरह मिलते हैं हमें इन मुल्क में बदअमनी फैलाने वाले, खुद को उड़ा लेने वाले लोगों में उनका शुमार होता है। एनीवेज, मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करना है, लेकिन शफकात साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हारिस नवाज साहब, आप मुझे बताएं क्या वजह है कि ये फितना अल हिंदुस्तान हम इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर पा रहे? शुरू से अब तक बलूचिस्तान में जो बदअमनी है वो देखने में आ रही है, आए रोज़ कहीं ना कहीं धमाका, यहाँ तक कि FC हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाते हैं। देखें, उसमें वजह यह है कि बिल्कुल बहुत ही मौसर तरीके से, जिस तरह इन्होंने भी बड़े अच्छी तरीके से बात की है कि बिल्कुल ये कुछ मोटिवा लोग हैं जो हॉस्टाइल एजेंसीज के हाथ पे चढ़े हुए हैं, उनकी पे रोल पर हैं। इसमें ये आप जो जिक्र कर रहे हैं ये सारे मिसिंग पर्सन में भी ये शामिल हैं। लेकिन वजह यह है कि इसमें इंडियन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और ये ख़ास तौर पे ये सब बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, वहाँ जाके इंडियन रॉ जो है वो इनको इनरोल करती है, वहाँ इनको पैसा देते हैं, इनको रिकॉर्डिंग्स करवाते हैं, इनको टारगेट सिलेक्शन करवाते हैं और फिर इनको ये लॉन्च करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान इज़ वेरी स्ट्रिक्ट क्लियर कि हम अफगान तालिबान रजीम को कहते हैं कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकें, जो आपने कमिटमेंट की थी दोहा के अंदर अमेरिकन के साथ। जितने भी हमारे मुज़ाकरात हुए हमने एक ही एजेंडा रखा, जस्ट के डोंट अलाउ एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस फ्रॉम योर साइड टुवर्ड्स पाकिस्तान। और हमारी कोई डिमांड ही नहीं, हमने इनको लॉजिस्टिक देते हैं, इनको हम अफगान ट्रांसलेट देते हैं, हमने इनकी सफारतकारी की है, हर जगह पर हमने इनकी मदद की है, अभी भी करें। हमें बड़ी तकलीफ़ है, अफगान अवाम हमारे दिल के बहुत नज़दीक हैं, हमारे हमसाए भी हैं, हम उनका ख्याल, इन्होंने बड़ी मजलिस गुजारी है रशियन टाइम के ऊपर और अमेरिकन की जब यहाँ पढ़ते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको समझ नहीं आती, ये एक स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप नहीं रखते हैं, दे वांट अ रिलेशनशिप विद दहशतगर्दों के साथ। खैर, अभी तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ गई हारिस नवाज साहब, उन्हें पता चल गया कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने रवाबित नहीं रखने, वो तो मुतबादिल रास्ते तलाश कर रहे हैं कि हम कहीं सेंट्रल एशियन स्टेट में से अपना कोई रास्ता निकाल लें, हमें पाकिस्तान के साथ बात करनी ना पड़े। वाज़ेह हो चुका है उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, उनका एजेंडा क्या है। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जी हारिस नवाज साहब आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन भट्ट साहब नाराज हो जाएंगे। तो भट्ट साहब आप मुझे बताएं, एक जानिब तो वो नाराज बलोच है, लेकिन मैं आपको नाराज नहीं कर सकती, मैंने हर रोज आपके साथ प्रोग्राम करना होता है। भट्ट साहब मुझे ये बताएं, उस असलहे की बात कर लें जो अमरीकी छोड़ के गए थे अफगानिस्तान में, आपको क्या लगता है, क्या वो ज्यादा बड़ा खतरा बन चुका है अब पाकिस्तान के लिए? दिल की गहराइयों से इंतहाई काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहबा, आपने जो फरमाया वो दुरुस्त है, लेकिन सवाल भी बड़ा दिलचस्प है और मैं आपसे 100% मुतफिक हूँ कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के निकलने के बाद जो हथियार वहाँ छोड़ गए थे, आज वही इस खित्ते के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी ख़तरा बन चुके हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वहाँ जो असला रह गया था, अब वो ये असला जो है अब दहशतगर्द तंजीमों की, मैं समझता हूँ, करेंसी बन चुका है। जी हाँ, वो इसको TTP, दाइश, खरासान ये असला बेच रहे हैं, ये करेंसी है और एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं इसको। नतीजा ये है कि पाकिस्तान समेत पूरा खित्ता जो है अब अमरीकी असले के साए में खड़ा है मुनीज़े इस वक्त। और बात आप इसको दूसरे एंगल से अगर देखेंगी तो तमाम दुनिया कह रही है कि दहशतगर्दी खत्म होने जा रही है, लेकिन हकीकत में जंग खत्म बिल्कुल नहीं हो रही, बस स्पॉन्सर बदल गया है, तरीका वारदात बदल गया है। पहले दहशतगर्द पैसे से कार्रवाई करते थे, अब ये अमरीकी जो असला है, इनकी ताकत है और इसकी बुनियाद पर ओपन मार्केट में है, मतलब स्मगलिंग नेटवर्क जो है वो आम है, इसमें कोई हैरानकुन बात नहीं। हमजा शफकात को मेरे से ज्यादा इस बारे में इल्म है कि किस तरह ये नेटवर्क चल रहा है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई दिक्कत भी महसूस नहीं हो रही मुनीज़े कि पूरा खित्ता जो है वो खामोश असला मार्केट में बदल चुका है। असल में बात यह है मुनीज़े, जो अपग्रेड हो चुका है ना, अब आप जरा अगर गौर करें ना सिर्फ 3 लाइनों में कि पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं,
M4 राइफल्स, नाइट विजन, बारूदी मवाद, ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब भाई ये कहां से आया अफगानिस्तान के पास? ये वही असला है जो अमेरिका छोड़ कर गया था अफगानिस्तान में, और आज वो पाकिस्तान के ऊपर और पूरे खित्ते में इस्तेमाल हो रहा है। और आखिरी 3 लाइनें मुनीज़े, मेरा आज का ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लीजिएगा और रखिएगा। मैं दावा कर रहा हूं कि अफगानिस्तान के अंदर जो बेकंट्रोल असला फिर रहा है, अगर आज दुनिया ने उसको ना रोका तो यही बंदूकें, यही मिसाइल, यही बारूदी मवाद पूरे खित्तों की जंगों में ईंधन की तरह इस्तेमाल होंगे, और पाकिस्तान नहीं पूरा खित्ता मुतासर होगा अगर आज अफगानिस्तान को ना रोका गया। जी ठीक है, बट साहब अगर आप हमजा शफकात की जानिब कह रहे थे कि उन्हें ज्यादा पता है, मैं जाते जाते उनसे एक सवाल लेना चाहती हूँ। हमजा शफकात साहब, मुझे ये बताइए कि उस नेक्सस का क्या करना है जिसका जिक्र DGISPR ने भी किया था। मीर यार बलोच हो गई, माहरम बलोच हो गई, ये तो ऑपरेट कर रहे हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ, और इनके ताने बाने जहां से मिलते हैं, इनके खिलाफ हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है? इनके खिलाफ जैसे कि भट्ट साहब ने भी कहा है कि ये, और आपने भी बिल्कुल सही फरमाया है कि ये सिर्फ ये एक एंगल नहीं है कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, बल्कि ये पूरा एक नेटवर्क है जिसमें हमारी डार्क वेब इन्वॉल्व है, साइबर वॉरफेयर इन्वॉल्व है, हमारी ब्लैक मार्केट्स इन्वॉल्व हैं जहाँ से ये असला पूरा आता है। इसके जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है पिछले मार्च 2025 से, वो प्रोविंशियल एक्शन प्लान की शक्ल में आई है, जिसमें हम इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए एक अलग सेल बना चुके हैं जिसका नाम मैंने आपको बताया कि एंटी इलीगल स्पेक्ट्रम सेल। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। एंटी इलीगल स्पेक्ट्रम सेल बना दिया गया। हमजा शफकात साहब हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद है। सर साथ ही रहिएगा, मैं एक ब्रेक पर चलती हूँ, वापस आएंगे और तफसीली तौर पर मजीद मौजूआत भी हैं जिन पर बात करेंगे। नाजरीन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेस के इनखला के बाद आने वाली रिपोर्ट्स, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे अफगान तालिबान और फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज का नेक्सस एक्सपोज हो चुका है। स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीका का असलहा TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर देखा जाए तो रियासती दहशतगर्दी को देखते हुए हिमालय के करीब चीन की नई एयरबेस दुनिया की बुलंद तरीन एयरबेस है, और भारत के लिए ये कितनी शानकुन साबित हो सकती है, इसके अलावा बात होगी हमास की जानिब से जो हथियार हैं वो छोड़ने की शर्त पर। इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलालुल फरा साहब, लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब आपसे। मुझे बताएं, सिगार की रिपोर्ट भी आपने देखी, और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि अफगानिस्तान पर अमेरिका ने अब तक 144 अरब डॉलर की कसीर रकम खर्च की है। अगर देखा जाए तो ना ये उसकी तामीर और तरक्की में काम आ सकी और ना ही किसी को कोई इससे फ़ायदा हासिल हो सका। लेकिन हाँ, देखा यह गया है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जो असलहा छोड़ कर गया था अफगानिस्तान में, वो TTP TTA पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करिए। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये तालिबान जिम्मेदार होंगे या फिर अमेरिका जिम्मेदार है? आखिर हम किसकी तरफ देखें? देखें मुनीज़ा, बात यह है कि जब अमेरिकन जा रहे थे, इट्स $7.2 बिलियन का वेपन्स, एमुनिशन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ लेटेस्ट नाइट विजन फाइटिंग कैपेबिलिटी, वेपन्स, राइफल्स, हर किस्म का असला वो छोड़ के गए हैं। आप मुझे बताइए कि व्हेन दे वर लिविंग, आइदर दे शुड हैव हैंडेड ओवर टू किसी और मुल्क को बेच देते, वो ले लेता, या डिस्ट्रॉय ये करके जाते हैं वो कर देते, और अनअटेंडेड छोड़ के गए, या अफगान तालिबान रजीम को भी नहीं देखे गए, उन्होंने अब खुला छोड़ दिया। मीन्स कि ये तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टॉकिंग वेरी फ्रैंकली इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, कि ये पूरा वेपन एमुनिशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में चला जाए, जिसमें अफगान तालिबान रजीम भी है, TTA भी है, TTP भी है, ये BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, BNA, उसके बाद और डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अल-कायदा है, all so that Afghanistan remains embroiled in terrorism के अंदर, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके ऊपर आता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट बाद पाकिस्तान, बिकॉज वी आर वेरी कीन कि अफगानिस्तान में अमन होता, वी आर वेरी हैप्पी। अमन होता तो उसका मतलब है कि बलूचिस्तान में अमन हो जाता, बलूचिस्तान में अमन होता तो हमारा CPEC बन जाता, और CPEC बनता तो हम गवादर पोर्ट को ऑपरेशनाइज करके इकनॉमिक तरक्की की राहों पर चल पड़ते। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। आप इस्लामिक मुल्क, वाहिद इस्लामिक मुल्क, वाहिद न्यूक्लियर मुल्क, आपकी फ़ौज बहुत लड़का, आपकी जियोस्टेटिकल लोकेशन बहुत अच्छी गवादर की वजह से भी, और हम अगर इकनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। वी विल नॉट लिसन टू IMF वर्ल्ड बैंक, दिस आर द ग्रैंड डिज़ाइंस। इसके लिए नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़
कि हमें अमेरिकन से दो टॉक बात करनी चाहिए। अमेरिका इस पर हमारे फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, उनकी बात को बहुत अच्छे तरीके से अटेंटिव होकर सुनते हैं। ठीक है हारिस नवाज साहब, मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ जलालुल फराह साहब को भी। सर, हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस, पीस कीपिंग की बात कर रहे हैं, वहीं हम नज़रें किस तरह से हटा सकते हैं फ़लस्तीन से भी। मुझे फ़लस्तीन के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल आपसे जाननी है। आप मुझे ये बताएं कि हमास ने कहा है कि अगर इसराइल गज़ा से चला जाए तो वो सरेंडर करने को तैयार है, वो तमाम असलहा भी छोड़ देने को तैयार हैं। अगर यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कायम करने वाली फ़ोर्स आ जाती है तो ये बात तो हमास की तरफ से सामने रखी गई है, लेकिन आप मुझे बताएं कि फ़लस्तीन के लोग क्या चाहते हैं, क्या वो भी यही ख्वाहिश रखते हैं? जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। देखिए, हमास का मौक़िफ़ शुरू से एक ही है कि हम अपना इख्तियार नहीं डालेंगे। अलबत्ता ये इन्होंने कहा कि हम अपना इख्तियार उस सूरत में हवाला करेंगे फ़लस्तीनी हुकूमत, जो फ़लस्तीनी हुकूमत होगी इन्हीं का हवाला करेंगे। इख्तियार डालने का जो बातें हैं कि हम बस इख्तियार से सरेंडर करेंगे, ये तो खैर मैंने आज तक हमास के बयानातों में मैंने नहीं सुनी है। ये ज़रूर है कि हमास ने कहा कि इसराइल मुकम्मल जो है इसराइली फ़ौजी है वो गज़ा से इनखिला करे, मतलब निकल जाए, और जो भी हुकूमत फ़लस्तीन की होगी हम इन्हीं का बस अपना असलहा जो है हवाला करेंगे। लेकिन एक सवाल मुझे जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा, ना मुझे ना मेरी आवाम को ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो सुबह शाम हम सुन रहे हैं हमास के इख्तियार असलहा डालने की बातें, असलहा असलहा असलहा, हमास का बस कौन सा असलहा है ये भी मैं सवाल करना चाहता हूँ। हमास का पास चंद बंदूकें होंगे, चंद क्लैशंस होंगे, हमास का पास कोई न्यूक्लियर है क्या? हमास का पास कोई जंगी तैयारे है क्या? हमास का पास है क्या? डेटरेंस है उनके पास, इख्तियार थे। सर असल में जंग लड़ना एक तरफ होता है, उसकी डेटरेंस क्रिएट कर देना हमास की डेटरेंस है। हमास का एक दबदबा है जो बोलता है और उसका खौफ है इसराइल को। बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखिए, हमास के पास दो किस्म का एहतियार थे। एक नंबर 1 एहतियार जो हमारी नज़र में वो बड़ा ताकतवर एहतियार था, यानी बेहतरीन कार्ड था, वो है इसराइली जो यरगुमाली थे, ये सबसे बड़ा एहतियार थे हमास के पास है जिनको छोड़ दिया गया है। एक तो ये है। दूसरी बात, इसराइल के ऊपर जो दबदबा के आपने जिक्र किया, जाहिर है इसराइल, आपको पता है अभी की बात है, परसों की बात है, सॉरी, 25% इसराइल ने अपनी दिफाई बजट को बढ़ा दिया। कितने? 25%। क्यों भाई 25%? आप जो हाँ दिफाई बजट को 25% यानी फीसद इन्होंने बजट बढ़ाई है। ऐसा लग रहा है, यूँ लग रहा है कि इसराइल कोई बड़ी जंग की तरफ जा रही है। कि ये किसके लिए है ये मैं आपको बताता हूँ किसके लिए। ये इसी हमास के लिए और लेबनान के लिए और शाम के लिए, सीधी और साफ बात है, मशरिक वस्ता के लिए। तो ये एक तो जंग बंदी का लफ्ज़, मुझे ये लफ्ज़ पसंद भी नहीं है। कोई जंग बंद हुई नहीं है, सीज फायर हुआ ही नहीं है। बाकी रहा सवाल जो हमास का दबदबा, हमास ने इसराइल को वो सबक सिखाया जो कितने अरब और इसराइल के दरमियान कई जंगी हुई है माजी में, आज तक इसराइल को वो नुकसानात नहीं हुआ जो हमास और इनके साथ और जो कुछ मुज़ाहमती तंजीमें जो इन्होंने इस 2 साल के अंदर दिया है। इस वक्त मेरी बहन, गज़ा के आवाम को जबरी बेदखल करने का पूरा मंसूबा तैयार हो चुकी है। यानी मेरा मकसद ये कि आपने देखा होगा न्यूज़ में हर जगह पे कि मिस्र से मुतालबा किया जा रहा है बार बार कि आप बॉर्डर खोल दें, हम अपनी तरफ से खोल देंगे, आप खोल दें, और जो लोग गज़ा से निकलना चाहते हैं इनको निकलना दे, जाना दे इनको। तो ये एक तो ये है। दूसरी बात, गज़ा को इस तरह के बनाया गया है कि वो रहने की काबिल ही नहीं है। आप ज़रा इमेजिन कर लें मेरे बहन, कौन ऐसे मुल्क में या ऐसे शहर में रह सकता है जो पूरा शहर खंडरात मलबा है, नाबिल ना। ठीक है जलालुल फराह साहब, गज़ा की रिकंस्ट्रक्शन पर भी बात होगी जब यहाँ से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अगर कहीं पर कामयाब सीज़ फायर हो जाता है तो यकीनी तौर पर इसको रिकंस्ट्रक्ट भी किया जाएगा ताकि वहाँ के रहने वालों के लिए उसको बेहतर बनाया जा सके। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपने भी जलालुल फराह साहब की गुफ्तगू सुनी, इसराइल ने अपना दिफाई बजट बढ़ा दिया है,
तो ऐसा लगता है कि वो तो मजीद जंग की तैयारी करना चाहता है। आप फ़लस्तीन के हालात देखें, आपको लगता है कि क्या वहाँ पर जंग रुकेगी फिर? मुनीज़ मोइन साहबा दुरुस्त फरमा रही हैं। बात यह है, इस वक्त सवाल ये है कि आखिर इसराइल कब रुकेगा। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन इसराइल ने रुकना क्या रुकना है, उस पर बात करने से पहले दो लाइनें ये ज़रूर याद रखिएगा कि इस वक्त पैलेस्टाइन में नस्लें ख़त्म हो गई हैं। शहर मिट्टी जो है वो मलबे के ढेर बन गए हैं। असल में इसराइल जो है ना, वो सीधी बात है, गज़ा को खाली कराना, इलाका लेना, एक नया स्टेटस पैदा करना, असल में गेम उसकी ये है। और जो जलालुल फराह भाई बात कर रहे थे जंगबंदी वाली, भाई कौन सी जंगबंदी? जंगबंदी की तो ये सिर्फ बातें टीवी पे बहुत खूबसूरत लगती है। जंग तो हाल 11 अक्टूबर 2025 को ये जंगबंदी का पहली दफा मेरे कानों में ये आवाज पड़ी थी। अब अगर 11 अक्टूबर 2025 से मैं गिनना शुरू, मैं उसको रोजाना मॉनिटर कर रहा हूं, 367 यानी 400 के लगभग जो है अब तक इस जंगबंदी के बाद लोग शहीद हो चुके हैं। और अगर आप बात करें अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक, तो 70,000 के करीब फलस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं और 1,20,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अब बात यह है जंगबंदी में, कौन सी जंगबंदी? बात यह है कि जो अभी बात जलालुल फराह भाई ने की वो हमास वाली, वो सिर्फ आई है टर्की के मीडिया की तरफ से। जो तुर्क मीडिया है उसके मुताबिक हमास के जो सरबराह है उन्होंने कहा कि हमारा हथियारों का ताल्लुक कब्जे और जारियत की मौजूदगी से नहीं है। यानी वो कहना यह चाह रहे हैं कि इसराइली फलस्तीनी सरजमीन से कब्जा खत्म कर दे तो अपने हथियार जो हैं वो फलस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने के लिए तैयार है उस सूरत में। लेकिन ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये कैसे मुमकिन है? जो पैलेस्टाइन है उसको, भाई आप गौर करें, इसराइल ने इस जंग को सिक्योरिटी नहीं बल्कि सियासी बका का मसला बना रखा हुआ है। आप अंदरूनी सियासत नेतन्याहू की देख लेना, वो उसकी सारी सियासत, मुकदमात उस पर चल रहे हैं, दबाव उस पर है। वो गजा के मलबे के ढेर पर नेतन्याहू इस वक्त खड़ा है, वो कैसे कर लेगा जंगबंदी? ठीक है, सवाल सिर्फ ये है इसमें कि जो बात भाई कर रहे थे उसने प्राइस बढ़ाई है, उसने वो अपनी असेंबली में लेकर आ गया है कि मेरे को पैसे और चाहिए मशरक़ वस्ता पे लगाने के लिए। ये इतनी आसानी से जलालुल फराह भाई मंजूर वैसे नहीं होने। मैं थोड़ा सा डिसएग्री हूं आपकी बात से, उसकी ख्वाहिश जरूर है पैसे बढ़ाने की, लेकिन इससे उसकी हुकूमत भी मैं समझता हूं डिसॉल्व होने जा रही है। और आखिरी दो लाइनें मुनीज़े सिर्फ ले ले आज के प्रोग्राम में, अगर आज दुनिया ने इस कत्लेआम को ना रोका तो फिर ये असूल पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल बन जाएगी। ताकतवर जब चाहेगा किसी कमजोर को, दहशतगर्द ग्रोह जो होगा वो ये क्या क्या मिटा दिया करेगा ना। अगर आज पैलेस्टाइन पे खामोश रहे तो यही कल को फ्यूचर में मशरक़ वस्ता पर भी आएगा बनीज़े। लेकिन बात यह है कि मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना चाहिए इसके ऊपर, और मुस्लिम उम्मा इकट्ठी भी है। लेकिन हारिस नवाज साहब मुझे उस बारे में बताएं, वो जो चीन ने एक 14,000 फीट की बुलंदी पर एयरबेस बनाई है, सबसे ऊंचाई पर ये एयरबेस बनाने वाला मुल्क चीन, ये किस लिए बना रहा है? क्या भारत को टारगेट करना चाहता है? आखिर ये एयरबेस किस तरह की है, इस बारे में बताइएगा। देखिए, ये एक अरुणाचल प्रदेश और फिर लद्दाख का एरिया जिसमें आपको पता है कि इंडिया से हर वक्त ये टेरिटोरियल प्रॉब्लम रहती हैं और उन्होंने काफ़ी इंडिया का एरिया वहाँ कब्जा भी कर लिया। दे वांट टू सिक्योर देमसेल्फ, क्योंकि जो नोइट के इंडिया को वो कंटेनमेंट के लिए अमेरिका इस्तेमाल करता है चाइना को कंटेन करने के लिए, और किसी वक्त भी चाइना अगर इंडिया को इस्तेमाल करता है देन चाइना शुड बी ऑन डोमिनेटिंग पोजीशन, जहाँ से वो इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू इंडिया को सॉर्ट आउट करने के लिए। उनकी वहाँ पर एयर बेस का मतलब है वहाँ पर उनके पास इजीली एक्सेस है, इमीडिएट एयर सपोर्ट अवेलेबल है, कम डिस्टेंस में इमीडिएट अवेलेबल होगी। इंडिया को बहुत टाइम लगेगा वहाँ पे जाने के लिए, और साथ ही साथ अपने असर रसूख भी काम कर रहे हैं। ये उसके बाद आपके सामने इस साइड पे नॉर्थ ईस्ट के साइड पे अगर अमेरिकन किसी वजह से भी आ जाते हैं बैकग्राउंड के अंदर, इवन देन दे वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ से 1.5 घंटे के बाद फ्लाइंग डिस्टेंस के ऊपर उनका न्यूक्लियर सेटअप है, इसलिए अमेरिकन वहाँ आना चाहते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये काफ़ी डिज़ाइन है जो अब इंडिया अमेरिकन की भी सोच है कि इंडिया को बचाए साउथ एशिया में जो घुसा रहता था पाकिस्तान, अब उन्होंने कहा कि इंडिया को बिल्कुल ये इसे अलहदा करो, सिर्फ कंटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करो, साउथ चाइना सी के लिए और चाइना के लिए नॉर्थ में जितना भी यूज़ करना है उसके इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये उसका डिजाइन है। लेकिन उसके साथ देखें जो भी बात हो रही थी, बी वेरी क्लियर, ये मिडिल ईस्ट में इजराइल का, ग्रेटर इजराइल का डिजाइन इज ऑलवेज देयर कि जो वेपन एमुनिशन और मांगने 25%, इसके अलावा उसको अमेरिकन ग्रांट भी मिलती है, वेपन एमुनिशन भी मिलते हैं। जी जी, ये सारी चीजें ये मिडिल ईस्ट कंट्री रियलाइज नहीं कर रही हैं। अल्टीमेटली ग्रेटर इस्माइल में कभी इजिप्ट भी शामिल है, जॉर्डन भी शामिल है, कुछ पोर्शन उसके ये सऊदी अरब के भी शामिल हैं। ठीक, तो ये बड़ी क्लियर डिजाइन है। इसके लिए अगर अरब ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे, अपनी संग नहीं दिखाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता लिबिया, इराक, सीरिया की तरह इनकी हालत हुई। जलालुल फराज साहब का मौक़िफ़ शामिल कर लें। जी सर। देखिए, ग्रेटर इसराइल की जो बातें हो रही है ना, जो साहब आपके जो में गेस्ट थे, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। हो यही रहा है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और जो शहजाद भाई, मैं और शहजाद भाई इसी मौजू पे कई बार कई प्रोग्रामों में बात की, जो भी हो रहा है मशरिक़ वस्ती के अंदर है। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, आज 7 दिसंबर 2025 ये ग्रेटर इसराइल की शुरुआत है। हमास को डिसआर्म करने का, यानी गज़ा को बिल्कुल ख़त्म करने का, लेबनान पर हमला करने का, हिज़्बुल्लाह को आइसोलेट करके बिल्कुल दूर करना, अपना यमन के ऊपर वक्फा हमला करना, और सीरिया के अंदर भी हमला करना, ये सब आप मेरी नज़र में, हम जहाँ तक समझते हैं, जो हम अरब की तज्ज़िया निगार सहाफ़ी है, ये इसराइल ख़ित्ता के अंदर सब कुछ चेक कर रहे हैं, कौन किधर कहां पे हमें ज्यादा मुज़ाहमत हो सकती है। जी जलालुल फराज साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं। एक बेंजामिन नेतन्याहू जाएगा तो 4 आ जाएंगे, मगर बात यही है कि वो चाहते हैं कि जब तक उनका एजेंडा मुकम्मल नहीं हो जाता तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता जब तक मुस्लिम उम्मा मौजूद है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि क्या जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन हैं, कायदीन हैं, उन्होंने बानी तहरीके इंसाफ के बयान को डिसओन कर दिया है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। DGISPR की तरफ से की गई गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बानी तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर जहनी मरीज कहा गया। तहरीक इंसाफ के मुताबिक बानी को रियासत के लिए ख़तरा करार देना हकीकत के बरखिलाफ बयानिया है, जबकि दूसरी जानब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। जबकि वज़ीर इत्तलात अता तालड़ ये कहते हैं कि अगर PTI वाले कहें कि वो बानी PTI के बयानिए के साथ नहीं है तो फिर हो सकता है कि उनसे बात कर ली जाए। मुल्क को दाव पर लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला आए तो उन्हें वापस जाने का कहा जाएगा। सुहेल अफरीदी को पहले नाके से ही वापस भेज दिया जाएगा, जबकि बानी PTI की बहनें आईं तो फिर उनकी गिरफ्तारी को भी खारिजुल इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ के पास मामले को हल करने के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इसी पर बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें नून लीग से खेल दास कोहिस्तानी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताएं हुकूमती पॉलिसी क्या है? और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, कहा यह जा रहा है कि जो स्टेट के खिलाफ इन्वोक करेगा उनको इजाज़त नहीं है मुलाकात की। और अब आप ये देखें, जो मैंने अभी कहा कि आएंगे अगर मुलाकात करने तो वापस भेज दिया जाएगा। स्टेट के खिलाफ तो काम नहीं हो सकता। हुकूमती पॉलिसी क्या है? देखें, जो इनकी बहनों को मुलाकात के लिए इन्होंने गुजारिश की थी, तो एक बहन को मुलाकात के लिए हुकूमत ने इजाज़त दी और वो अंडरस्टैंडिंग के तहत गई थी मुलाकात करने। और जब ये मुलाकात करके जो आकर उन्होंने फरमाया और जो एक्स पे पोस्ट लगी, तो मुझे बताया जाए क्या फैमिली का काम ये है? अगर फैमिली मुलाकात का वक्त कह रहे थे तो उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब कहते हैं तो ये बात सियासत की नहीं है, ये तो बात इन्होंने आके मुल्क दुश्मनी की है। जब आप ऑपोजिशन में थे तब आप लोगों का बयानिया भी कुछ इसी तरह का था, और अब जब बानी तहरीक इंसाफ जेल में हैं और उनके फॉलोअर्स मुलाकात करना चाहते हैं तो फिर वो आंखों में चुभ रहे हैं। मुझे बताएं कि मसला आखिर आ कहाँ रहा है? जब आप ऑपोजिशन में थे तब भी तो बयानिया ऐसा ही बनाया जाता था ना? हरगिज़ नहीं। आपको मैं बताऊं कि हमारे कायद नवाज शरीफ साहब अडियाला जेल में थे। इस हुकूमत ने, जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने मुलाकात बंद की हुई थी। क्या आप हमें बताएं कोई रहनुमा आके जेल के बाहर खड़ा हुआ? किसी ने शोर शराबा किया? सर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गुजरांवाला की तकरीर आपने भी सुनी होगी और शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने भी सुनी होगी, याद है आपको?
जी बिल्कुल मैंने सुनी थी, और उन्होंने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब को साहब करके पुकारा था, जनरल फैज़ को साहब करके पुकारा था। उनके सियासी जो जिस सियासी रास्ते पे चल रहे थे उस पर उन्होंने तनकीद की थी, मगर मैं समझता हूँ कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की थी। अच्छा, ये भी बताइएगा खेलदास साहब के 20 के करीब सहाफियों से जेल में मुलाकात हुई थी, वो भी याद है आपको? मैं कहता हूँ नवाज शरीफ साहब से सहाफियों की मुलाकात होती रही, हमारी मुलाकात होती रही। कभी भी नवाज शरीफ साहब ने इदारों के खिलाफ कभी भी कोई ऐसी गुफ्तगू जो मुल्क दुश्मनी में ज़िम्रे में आए, ऐसी गुफ्तगू अगर है तो मुझे आप रिकॉर्ड का हिस्सा मैं कता सलामी की माजरत करूंगी, लेकिन मैंने क्या वो गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड लानी है? वो तो खुद ये कह रहे हैं सारे कि हम भी ऐसी बातें करते थे, हम भी उंगली उठाते थे, लेकिन हमने शहीदों के बारे में कभी बात नहीं की थी। मुझे ऑन रिकॉर्ड कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले से ही ऑन रिकॉर्ड है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब क्या कहते हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, हमने सियासी तनकीद जरूर की थी, उनके सियासी रोल पे बात की थी। कोई इस तरह की दुश्मन के सफ में हम नहीं खड़े हो गए थे। हमने भारत में कोई जाके अपने फौज के खिलाफ इंटरव्यू नहीं दिए थे। हमने किसी एजेंट हम किसी के नहीं बने थे, ना हमने कुर्बानियाँ भी दी है, हमने जेलें भी काटी है, हमने 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म ने इंतकाम भी बर्दाश्त किया, मगर कभी भी ये रेड लाइन क्रॉस नहीं की। तो हमने वो सारा सियासी इंतकाम अपने एक साइड पे रखा। कभी भी इस तरह की गुफ्तगू ना की है, ना करेंगे, ना ये हमारे लिए ये तो कहते हैं ना कि फौज भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं। तो फिर जो NDU में जाने वालों को मीर जाफर मीर बिल्कुल मैं इत्तफाक करती हूँ आपके साथ, ये गलत बात करते हैं, नहीं ये करनी ही नहीं चाहिए कि जो भी NDU में जाता है उसको गद्दार कह देते हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ। बात है 1 माह बाद मुलाकात हुई बानी चेयरमैन की, उसके बाद डॉक्टर साहबा उनकी बहन ने मुलाकात की, बाहर आकर उन्होंने बात की, और बात जिसको डायरेक्टली मुखातब की वो बात उनके कद काट से शायद कुछ बहुत बड़ी थी। जब बड़ी बात कर दी उन्होंने तो उसके बाद DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, ब्लॉकबस्टर, एक धमाका हुआ। उस धमाके के बाद फिर अब आफ्टर शॉक्स तो आने हैं ना। अब आफ्टर शॉक्स पहले आगे कि जनाब 9 मई के जो ECL में नाम डाल दिए गए, कोई बाहर नहीं जा सकता। तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद है जिसका नाम डल चुका है, उनमें शेख रशीद, XYZ, शाह महमूद कुरैशी, 100 से ज़ायद अफराद है। अच्छा ये हो गया, अब इसके आगे चले। अब वो कर रहे हैं भाईजान आज पेशावर में जलसा, बड़ा जलसा, देखते हैं कितने के अफराद आते हैं। अभी तक तो जो मेरी इतला है कि जलसे में तादाद जो है वो कम आ रही है और जलसा शुरू होने वाला है। प्लीज ऐनक का नंबर तो नहीं चेंज होने वाला आपका? अखियां दी लाली पई दस दी है, रोए तुसी भी सो रोए असी भी सा। PTI के जलसे च उदो बंदे भी नहीं सी आए, हुण भी नहीं आ रहे। मैं ये कह रहा था आपसे, आज पेशावर में जलसा हो रहा है, इसके बाद मंगल वाले दिन उन्होंने मुलाकात पे आना है। जब मुलाकात पे आना है वहां फिर ब्लॉकबस्टर का अंदेशा है, वहां पर अगर आए इस दफा तो काम बढ़ जाएगा। लेकिन सादी सी बात यह है, खेलदास कोहस्तानी साहब आप मुनीज़े से गुफ्तगू तो बिल्कुल कर रहे थे, ठीक, सवाल जवाब भी कर रहे थे, लेकिन सादी सी बात अगर मैं आपसे पूछूं कि 64,000 के करीब तो अब तक FIR और 34,000 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार। ये 64 और 34 का फिगर मेरा नहीं है, ये असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असेंबली साबिक जो है वो ये कहते हैं कि ऐसा हुआ है। अगर वो दुरुस्त कह रहे हैं और उनके 64,000 अफराद पर FIR है, 34,000 गिरफ्तार हैं, तो यार ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। क्या अभी भी कोई चांस है कि हम निगोशिएशन पर आने के लिए तैयार है? एम आई राइट और रॉन्ग सर खेल साहब? देखें बात यह है कि हम सियासी लोग हैं, जो बात आपका सवाल है कि बातचीत देखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 14 अगस्त के कौमी दिन पे इनको दावत दी, असेंबली के फ्लोर पे 2 दफ़ा वो फरमा चुके हैं। खुद बैरिस्टर गौहर साहब के पास वो चल के गए। हाउस ऑफ कस्टोडियन स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने हर दफ़ा इनको बातचीत की दावत दी। उन्होंने कहा मेरा हाउस आपके लिए हाजिर है। असल में इख्तियार किसी के पास नहीं है, जो मौजूदा PTI की क़यादत है वो बेबस हैं, बेचारे मुँह छुपा रहे हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। जिसके पास इख्तियार है वो कहता है कि मैं इन सियासी कायदीन से बात नहीं करता हूं, उनको वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जिनसे वो बात करने के लिए बिल्कुल। और एक इत्तला है कि कुछ लोगों ने तो डिसोन भी कर दिया कि बानी आप अगर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखें तो
गालिबन 100 बार वो एक ही पर्सनालिटी को टारगेट कर चुके हैं और उनके खिलाफ बयानात दे चुके हैं जो कि उनको नहीं देने चाहिए। अपनी जमात ने ही डिसोन कर दी है। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी खेलदास कोहिस्तानी का। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपको हम अभी इजाज़त नहीं देंगे जाने की। मुझे बताएं कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है, क्या पाकिस्तान सिक्योर कर पाएगा ये जो मीटिंग हो रही है उसको? मुनीज़े, बात यह है जो आप बात कर रही हैं, सबसे बड़ी पाकिस्तान की खबर ये है कि IMF ने 1.2 अरब डॉलर की किस्त जो है वो मंजूर कर ली है। अब 1.2 अरब डॉलर की जो किस्त मंजूर है, ये पैसा नहीं है, ये मुल्क की मौशियत के लिए एक सांस है। इससे आपकी ग्रोथ बढ़नी है। जो शहबाज शरीफ कहा करते थे कि जनाब हम आइंदा IMF से कर्ज नहीं लेंगे, वो क्या हवा में बयान था? नहीं, वो यही था कि अगर ये किस्त आ जाएगी और इस किस्त की बलबोते पर अब आलमी इदारे और मार्केटें और यहाँ पर काम ठीक कर लिया इस मौजूदा हुकूमत ने, तो फिर आने वाला जो दौर होगा उसमें फिर हमें किस्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल मंडे यानी आज इतवार है, कल पीर के रोज 8 दिसंबर को एक नया पाकिस्तान वजूद में आ रहा है और ये जो नया पाकिस्तान है, अच्छा। इसका जहाज इसने फ्लाई करना है। जो आपका सवाल है IMF की किस्त की मंजूरी से, ये जुड़ा हुआ है। मंडे से ये फैसल वापडा कह रहे हैं ना कि जनाब मंडे से क़यामत आ जाएगी, मंडे से पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा, अल्लाह की रहमत हो जाएगी। फील्ड मार्शल ने भी कहा है कि यहाँ से परवाज होगी, यहाँ से तरक्की होगी। होल क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल, इसमें तो कोई बात दो राय नहीं है। लेकिन मुनीज़े, टीम खेलती है ना। ठीक कह रहे हैं आप, ये सारा टीम वर्क है। बहुत शुक्रिया शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।